हेलो फ्रेंड्स, दिस ज्योति शुक्ला। वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बोला था कि आरओ का धी आईएएस का मैं टेस्ट सीरीज यहाँ पर कराने वाली हूँ, तो उसी को मैं आज यहाँ पर लेकर के आई हूँ। तो होप सो आप इस टेस्ट सीरीज से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आप अपनी कितनी कुछ तैयारी कर चुके हैं उनको आप रिवाइज कर पाओगे, प्लस उसी के साथ में आप देख पाओगे कि आप कितना प्रिपेयर हो एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो आइए हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन आंसर पर आते हैं डायरेक्टली। और हाँ, मैं एक बार और बोलना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल पर पहली बार आए हो और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको काफ़ी कुछ हेल्पफुल क्वेश्चन आंसर जो है वो देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। तो देखो, जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में, इसके तहत ये कहा जाता है कि ये भारतीय क्षेत्र जो है वो ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र हो गया। तो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र का मतलब ही हो गया कि ब्रिटिश का अधिकार हो जाता है। तो ये सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है। इस एक्ट के तहत मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट है, यानी इससे पहले ही जो आ गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल को बंबई और मद्रास की बंबई और मद्रास की चीज़ें भी उसके अंदर में आ जाती हैं। तो ये चीज़ें आपने लक्ष्मीकांत जैसे ही आप फर्स्ट पेज पढ़ते हो उसी पेज पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो होप सो आपने पढ़ा होगा और आप इस क्वेश्चन को आराम से टैकल कर सकते हो। तो यहाँ पर ये आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है। जैसे ही दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है तो यहाँ ऑप्शन में केवल एक जो है वो सत्य निकल करके आता है। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। तो देखो, अब आप जानते हो कि 1857 का जब रिवोल्यूशन होता है, यानी 1857 की जब क्रांति होती है, तो 1857 की क्रांति से क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल था, जो गवर्नर जनरल कहा जाता था, भारत का गवर्नर जनरल, उसका नाम अब बदल करके भारत का वायसराय कर दिया जाता है। ठीक है, तो अंतिम जो गवर्नर जनरल थे, जो 1856 से लेकर के 58 तक रहते हैं गवर्नर जनरल, वो रहते हैं लॉर्ड कैनिंग। लेकिन इसके बाद ये वायसराय भी बन जाते हैं, पहले ये वायसराय भी बनते हैं। तो ये 1858 से लेकर के आगे का कार्यकाल इनका जो होता है वो वायसराय के रूप में होता है। अब इसमें बाकी की जो ऑप्शन है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे हम विलियम बेंटिंग की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छे, मतलब एक अच्छे गवर्नर जनरल में से एक थे। जैसे कि हम इनके अगर कुछ कार्य को देखें तो 1829 में जो सती प्रथा का अंत कराने का काम किया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही कराया था, राजा राम मोहन राय जी के साथ में। आपको पता होगा कि राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा के अंत कराने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया था और लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है उनके साथ में थे और वो इस प्रथा को खत्म कराने का काम करते हैं। इसी के साथ में लॉर्ड मेयो, ठीक है, लॉर्ड मेयो जो है इनके शासनकाल में, यानी कि आप देखते हो कि 1871 में पहली बार जो जनगणना, जो सेंसस हुआ था, वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एंड उसी के साथ में लॉर्ड हेस्टिंग, जब लॉर्ड हेस्टिंग की बात करी जाती है तो इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन में से आ जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी। जैसे मराठा के साथ में तृतीय युद्ध जो हुआ था, जो आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध हुआ था, वो इनके साथ में हुआ था। प्लस उसी के साथ में नेपाल के साथ में संधि, जैसे सुगौली की संधि जो है वो इन्हीं के समय पर हुई थी। और उसी के साथ में जो रैयतवाड़ी प्रथा साउथ इंडिया में चल रही थी, जिसको लाने का श्रेय आप मुनरो और रीड, हेक्टर मुनरो और रीड को जाता है, तो वो सब चीज़ें भी इन्हीं से रिलेटेड हो जाती हैं। आप जानते हो कि रैयतवाड़ी प्रथा जो है 1820 के अंतर्गत आती है और इस समय जो गवर्नर जो ये रहते हैं, जो हमारे यहाँ के गवर्नर जनरल रहते हैं, वो लॉर्ड हेस्टिंग्स रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लियाकत अली जी थे, इनको वित्त मंत्रालय मिला था अंतरिम सरकार में। जोगेंद्रनाथ मंडल को रेल मंत्री नहीं बल्कि इनको विधि मंत्री बनाया गया था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो इसके बाद अच्छा, रेल मंत्री की अगर बात करी जाती है, रेल मंत्री की, तो उसमें बनाई गई थी अरुणा आसफ अली जी। इनका नाम आपने सुना ही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इंडियन रेवोल्यूशन में हो जाता है इनका। जगजीवन राम जो है वो श्रम मंत्री थे, बिल्कुल सही है। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन जो है वो गलत था, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित संशोधनों में कौन सा 8वीं अनुसूची से संबंधित है। तो देखो,
पहला दिया है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, बिल्कुल सही है। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है वो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सी भाषा को? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, तो ये तो बिल्कुल सही है। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ये भी सही है, क्योंकि इसी समय पर आपकी मणिपुरी और इसी के साथ में दो और भी लैंग्वेजेस जो है वो जोड़ी जाती हैं। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन में एक बार हम देख भी लेंगे, यानी कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को इसमें जोड़ा जाता है। उसी के साथ में तो ये भी सही है, 92वां संविधान संशोधन जो होता है 2003 में, यहाँ पर भी 3 भाषाएं जो है वो जोड़ी जाती हैं, और यहाँ पर जोड़ी जाती हैं बोडो, डोगरी और संथाली। तो ये BDS, ये 3 लैंग्वेजेस जो है 2003 के अंतर्गत जो है वो जोड़ी जाती हैं। अब हाँ, एक क्वेश्चन ये आता है कि ये बता दो कि जब संविधान बनना था उस समय पर स्टार्टिंग में कितनी भाषाएं जो है वो 8वीं अनुसूची में थी? तो उस समय जो थी वो 14 भाषाएं थी, मात्र 14 भाषाएं उस समय पर थी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। लेकिन अगर प्रेजेंट की बात करते हैं, अगर प्रेजेंट टाइम में बात करी जाए कि कितनी भाषाएं हैं, तो प्रेजेंट टाइम में 22 भाषाएं हैं, प्रेजेंट में 22 हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कितनी थी? 14 थी स्टार्टिंग में, जब संविधान जो है वो लागू हुआ था। तो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, सारे के सारे ऑप्शन जो है वो भाषा से रिलेटेड हैं, तो ये आपका उपरोक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब चलते हैं, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से गृहीत किया गया है? तो देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम बोलते हैं DPSP, तो DPSP तो सबको पता होगा, बच्चे को पता होता है कि DPSP जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ये भी जो है वो आयरलैंड के ही संविधान से लिया गया है। बहुत बार लोगों को कंफ्यूज हो जाता है कि ये जो है कनाडा से लिया गया है या अमेरिका से लिया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये भी जो है वो आपके आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, तो ये भी सही है, लेकिन राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन है ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी यही ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि पूछा है कौन सा नहीं है। नेक्स्ट है हड़प्पा काल की निम्नलिखित बस्तियों में कौन सी एक सतलज नदी के किनारे अवस्थित है? तो देखो, कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे है। किसके नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। लोथल की बात करते हैं तो ये भोगवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी? भोगवा नदी के किनारे है। और हड़प्पा की बात करते हैं तो ये रावी नदी के किनारे है, लेकिन जो रोपड़ है वो आपकी सतलज नदी के किनारे है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर नहीं था? तो हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु की ही बेसिन क्षेत्र में था, तो सिंधु की बेसिन झेलम भी है, और सिंधु तो सिंधु है ही, और चेनाब भी है, लेकिन गंगा जो है वो काफ़ी ज़्यादा उत्तर में हो जाती है, और गंगा नदी तक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के साक्ष्य जनरली नहीं मिलते हैं, तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगर उत्तर में बोला जाए कौन सी सबसे उत्तरी नदी है जहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है, तो अगर हम इधर वाले एरियाज़ में आते हैं तो हमें हिंडन नदी तक जो है वो देखने को मिलता है चीज़ें वहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता की। नेक्स्ट है अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता? तो आप देखो, राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, ये सब भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन भी कराता है, संसद के सदस्यों का भी निर्वाचन, यानी MP MLA का जो भी वोटिंग वगैरह होती है वो सब ये कराते हैं, लेकिन जो पंचायत एवं नगर निगम का निर्वाचन होता है वो ये नहीं कराते, तो ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा, अगर बोला जाए कि पंचायत जो है वो कौन से भाग में आता है, कौन से पार्ट में आता है, तो वो भाग 9 के अंतर्गत जो है वो हमें देखने को मिलता है। सूची को सूची 2 में मिलाइए। नेक्स्ट है तो 371 गोवा राज्य के संबंध में विशेष ओपन, देखो ये सामने सामने मिला हुआ है। 371 जो है वो अरुणाचल प्रदेश के विषय में विशेष उपबंध दिया है। 371 जो है वो मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध दिया है। 371 जो है वो आंध्र प्रदेश के विषय में उपबंध दिया हुआ है। देखो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि हमें जनरली आर्टिकल्स इतने याद नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी 371 से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ से चांसेस होता है कि मे भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाए, तो अपने आप को आप प्रिपेयर रखेंगे। तो आप देखो, यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि सामने सामने मिला हुआ था, तो ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति का पदेन सभापति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, तो बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन वो पदेन सभापति होता है, तो ये भी सही है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति की अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है, तो बिल्कुल सही है। सारे के सारे ऑप्शन सही है, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या सिद्ध असमर्थता के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है, ये गलत है, क्योंकि ये संविधान के उल्लंघन पर जो है वो लगाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं दिया है कि साबित कदाचार या सिद्ध असमर्थता के आधार पर, तो ये गलत है। तो केवल बी ऑप्शन, यानी कि केवल एक ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य नहीं है? तो आप सभी को पता होगा कि जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, बिल्कुल सही है।
यह सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से प्रेरित था, बिल्कुल सही है ये भी। भाग 4.1 में रखा गया है, ये भी सही है। यह मूल संविधान का हिस्सा है, नहीं, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह जो है ये 42वां संविधान संशोधन जो होता है 1976 को, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसके तहत इसको जोड़ा गया था। तो ये गलत है, इसलिए यही आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किस रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से है? तो देखो, आपको पता होगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को ये रिट संबंधी अधिकार मिले हैं, ये कौन से आर्टिकल के तहत मिलते हैं? तो ये हम जानते हैं कि अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 जो है, जिसे हम कहते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत अगर किसी के भी मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कोई भी जो है अपील कर सकता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और वो इन सारी चीज़ों को, जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो उन सारी चीज़ों को की रक्षा जो है वो करता है। तो अब अगर तेज़ी से निपटाना है मामलों को, तो उसके लिए जो सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है रिट, वो होता है उत्प्रेषण का, ठीक है। 5 तरह के रिट होते हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 4 यहाँ पर दिया हुआ है। एक अधिकार परीक्षा हो गया, उत्प्रेषण हो गया, परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया। नेक्स्ट अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। तो देखो, जो राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार होता है वो राज्यसभा के पास होता है, लोकसभा के पास नहीं होता, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब राज्यसभा जो है वो अनुच्छेद 312 के तहत इसको करती है और 2/3 बहुमत के द्वारा ही होगा। ऐसा नहीं कि राज्यसभा में कोई भी एक मेंबर चाहा तो हो जाएगा या 10 मेंबर चाहा तो, इस तरीके से नहीं, यानी कि 2/3 बहुमत होना चाहिए, तभी जो है इनका गठन हो सकेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो पहला है, कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता का अधिकार, बिल्कुल सही है, और ये आपको अनुच्छेद 41 के तहत देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है, 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों के हेतु शिक्षा का उपबंध। देखो, ये ना नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है, बल्कि यह तो मूल अधिकार बना दिया गया है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों में शिक्षा संबंधी है, अनुच्छेद 45 में है, लेकिन उसमें 6 से 14 वर्ष नहीं कहा गया है, उसमें सिर्फ बोला गया है 6 वर्ष से कम बालकों के शिक्षा का अधिकार, ठीक है। शिक्षा को देने का काम जो है वो राज्य करेगा। तो ये जो है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, ये स्टेटमेंट जो है वो मूल अधिकार का स्टेटमेंट है, तो ये गलत हो जाता है। लोक स्वास्थ्य में सुधार का राज्य का कर्तव्य, तो ये भी आपका सही हो जाता है, 47 के तहत आप देख सकते हो इसको। नेक्स्ट है, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन जो है ये 48A में दिया गया है, और ये मूल ये आपको बाद में ऐड मतलब इसको बाद में ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा, तो ये आपने देख लिया ना कि कौन सा सही नहीं है, तो ये आपका बी ऑप्शन जो है वो सही था, क्योंकि यही गलत था। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन जो है, कथन और कारण दिया हुआ है? महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है। नहीं, पूर्णकालिक तो नहीं होता, परामर्शी जरूर होता है, परामर्शी जरूर होता है, लेकिन पूर्णकालिक नहीं होता, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्लीजर पर, प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति जब चाहे तब उसको हटा भी सकता है, तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट है, इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। हाँ, ये सही है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्लीजर पर है तो राष्ट्रपति ही निर्धारित करेगा। तो देखो, ए गलत है लेकिन आर सही है। कहाँ पे है? ए गलत है लेकिन आर सही है, यानी डी ऑप्शन इज दिस करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति है? तो ये अनुच्छेद मतलब 29 विषय दिए गए हैं, पंचायतों को 29 विषय पर ये कानून बना सकते हैं। तो पंचायती राज के अगर भाग के बारे में बोले जाएगा तो भाग ये 9 में दिया गया है, भाग 9 में दिया हुआ है, और अगर मतलब कि अनुसूची की बात होगी तो 11वीं अनुसूची जो हो जाएगी। किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये देखो, जब आप देखोगे तो ये स्टार्टिंग में नहीं था, जब हमारा संविधान बनता है उस समय पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बाद में जब 7वां संविधान संशोधन होता है, 7वां अमेंडमेंट होता है, तो 7वें अमेंडमेंट, अब ये 7वां अमेंडमेंट हुआ कब था? तो ये 1956 के तहत हुआ था। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। और इसके अंतर्गत मतलब कौन सा आर्टिकल होता है? तो ये आर्टिकल 153 के तहत राज्यपाल जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी कार्यभार देख सकता है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दिया है, सल्तनत काल में बरीद ए मुमलिक था। तो जो बरीद ए मुमलिक था वो गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, सल्तनत काल इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी प्रशासनिक चीज़ें दी हुई होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? शाहनामा फिरदौसी बिल्कुल सही है, श्री कृष्ण विजय, मालाधर वशु बिल्कुल सही है, तहकीक ए हिंद अलबर्नी सही है, लेकिन रहला उत्तबीय नहीं है। ठीक है,
रहला तो आपका, अगर हम रहला की बात करते हैं तो ये इब्न बतूता का है। किसका है? इब्न बतूता, इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसने भारतीय हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता है। तो इब्न बतूता होगा, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो गलत है। तो यही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा क्योंकि जो गलत है वही पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रमुख स्थापत्यों में से किस एक का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं कराया गया था? तो देखो, ताजमहल तो करवाया था भाई अपनी बेगम की याद में। ठीक है, तो ये तो आप सभी को पता होगा। लाल किला दिल्ली का ये भी बनवाया था, और जामा मस्जिद ये भी बनवाया था। लेकिन जो आगरा का फोर्ट है ये इसने नहीं बल्कि अकबर ने बनवाया था। तो ये आपका जो है सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोशल सर्विस लीग, जो सोशल सर्विस लीग है ये 1905 में बनाई जाती है। कब बनाई जाती है? 1905 में। स्वराज पार्टी की बात करते हैं तो ये 1923 में बनाया जाता है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है ये 1911 में बनाया गया था। नौजवान सभा जो है वो 1926 में बनाया गया था। अब आप खुद ही अरेंज कर लो। सबसे पहले आपका हो जाएगा पहला, पहले के बाद तीसरा, तीसरे के बाद दूसरा, पहला तीसरा दूसरा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सही है ना? सोशल सर्विस लीग पहला तीसरा, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। ओ ओ ओ ओ ओ उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया। देखो, जो सोशल सर्विस लीग है ये 1911 है। एक सेकेंड, सोशल सर्विस लीग जो था ये 1911 था, और द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है ये 1905 है। ये आपका 1905 है। ठीक है, तो अब आपका अरेंज हो जाएगा। तो अब आपका जो है वो अरेंज हो जाएगा। इसका अब आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है ये 1905 में बनाई गई थी। ठीक है, तो तीसरा, तीसरे के बाद आपका पहला, और पहले के बाद दूसरा, तीसरा पहला दूसरा चौथा। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था? तो देखो, जो तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष जो बने थे वो मदन मोहन मालवीय जी थे। लेकिन इसके मेंबर थे मोतीलाल नेहरू भी थे और महात्मा गांधी भी थे। तो ये जो मेंबर थे लेकिन इसके अध्यक्ष नहीं थे। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करी जाती है तो ये 13 अप्रैल 1919 में ये घटना हुई थी। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही मार्मिक घटना थी ये, जो नहीं होना चाहिए था। इसका अफसोस आज भी ब्रिटिशर्स करते हैं। वैसे नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं जिनका ये दिया है अभिकथन और कारण। तो चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, बिल्कुल सही है। मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था, बिल्कुल सही है। यानी ए और बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है और दोनों स्पष्टीकरण भी देते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर ये लाला हरदयाल ने लिखी थी। अ नेशन इन मेकिंग जो है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने लिखी थी। और हमदर्द जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखी थी। तो देख लो, मोहम्मद अली, ये देखो, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, ये 2 में है, ये 2 ऑप्शन तो कट गए। एंड तीसरे का जो है वो चौथा हो जाएगा, तीसरे का चौथा, ये यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, पवनार आंदोलन को लोकप्रिय के रूप में जाना जाता है। पवनार आंदोलन को किस और नाम से जाना जाता है? तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और आप सभी को पता होगा कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे, पहले सत्याग्रही बने थे वो विनोबा भावे जी थे। विनोबा भावे जी थे पहले वाले। और अगर दूसरे की बात करी जाएगी तो दूसरे जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, अगर तीसरा पूछा जाए तो तीसरा जो थे वो ब्रह्मदत्त थे। कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। तो ये ध्यान रखना, तीनों का पहला, दूसरा, तीसरा कौन था ये ध्यान रखना है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल सही है। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे, बिल्कुल सही है। तो जैसे ही ना आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध होता है, इसमें इनकी मराठाओं की शक्ति एकदम छिड़ हो जाती है और इनको कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि इनकी वंशानुगत जो स्थिति थी वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 28 में आते हैं। विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री तथा तत्कालीन शासकों के युग्मों का सही आपको बता रहे हैं। निकोलो कांटी देवराज प्रथम के, बिल्कुल सही है। नूनी जो था वो अच्युत राय के समय पे आया था, बिल्कुल सही है। डोमिंगो पायस जो था वो कृष्णदेव राय के समय में आया था, सही है। यानी कि ऑल ऑप्शन आर द करेक्ट, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? लोएस पठार चीन में है, बिल्कुल सही है। पोटावर पठार पाकिस्तान में है, ये भी सही है। सान पठार म्यांमार में है, सही है। यानी कि उपरोक्त सभी कथन जो है वो सही है।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की प्रकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? तो देखो, जो इस्तीफा देने का काम किया था वो शंकर नायर जी ने किया था। जमनालाल बजाज की बात करी जाएगी तो इन्होंने एक अपनी उपाधि जो है वो वापस कर दी थी। क्या मुझे बता सकते हो क्या है? ये था राय बहादुर की उपाधि, ये था राय बहादुर की उपाधि, जिसको इन्होंने वापस कर दिया था। एंड अगर बोला जाता है महात्मा गांधी जी ने कौन सा उपाधि जो है वापस किया था, तो महात्मा गांधी जी ने कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद की उपाधि इन्होंने वापस कर दी थी। किसने? गांधी जी ने इसकी। और जमनालाल बजाज जी ने राय बहादुर की जो है जो उनको मिला था टाइटल, उसको हटा देते हैं। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप को किस देश को, अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को तिल ताड़ यानी पाम आयल देश कहा जाता है? तो नाइजीरिया को जो है वो पाम आयल कंट्री के रूप में जाना जाता है। अब जो है साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के नाम ध्यान रखना, क्योंकि साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारी जैव विविधता देखने को मिलती है और कई तरह के प्लांट्स जो है वहाँ से इधर लाए गए हैं। अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित दो नदियों के संबंध में कथन दिया हुआ है। पहला, लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। गलत दिया हुआ है भाई, विषुवत रेखा को नहीं काटती, बल्कि ये तो मकर रेखा को काटती है। और कांगो नदी दिया है मकर रेखा को, तो उल्टा कर दिया है, विषुवत रेखा को काटती है। तो लिम्पोपो को लिखना चाहिए था यहाँ पर मकर, और जो कांगो है इसको लिखना चाहिए था विषुवत। तो दोनों ऑप्शन गलत है। तो पूछा है कि कौन सा सत्य है, तो ना तो 1 और ना ही 2 हो जाएगा। 32 के बाद आते हैं 33। अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान प्रसिद्ध है। चाको का मैदान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आप जानते हो कि जो अर्जेंटीना है ना, ये दक्षिणी अमेरिका में है, और दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है। ठीक है, अब पहला जो है वो ब्राज़ील है। ब्राज़ील में ही आपको बहुत ज़्यादा बेसिन क्षेत्र जो है वो अमेज़न का देखने को मिल जाता है, जिसको हम पूरी वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर कहते हैं। ठीक है, ऊन, गेहूँ, कोयला ये सब नहीं होगा। और इसी के साथ में अर्जेंटीना के बारे में अगर कुछ और भी बातें जान लें, जैसे पंपास घास का मैदान जो है वो यहीं पर पाया जाता है, जो कि मतलब कि शीतोष्ण होता है और इससे काफ़ी अच्छी उपज जो है वो देखने को मिलती है। ब्राज़ील इसी के बगल में है, तो अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में जो है कॉफ़ी का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ में गन्ने का भी उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी स्थित है। दक्षिणी आल्प्स, एक ध्यान देना, आल्प्स सिर्फ नहीं देखना है आपको, दक्षिणी आल्प्स देखना है। तो दक्षिणी आल्प्स जो है वो न्यूजीलैंड में है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कुक है। ठीक है, माउंट कुक जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये ध्यान में आप रखेंगे। बाकी सारी कंट्रीज़ तो आपको यूरोप में देखने को मिल जाती हैं। 35 में आते हैं, नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है। उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर लैंड ज़्यादा है और वाटर का लेवल कम है, और हर एक लैंड की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसकी वजह से जो है मौसम की विषमताएं होती हैं, अलग अलग तापमान की विषमता होती है। उत्तरी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता है। नहीं, उत्तरी गोलार्ध में तो लैंड ज़्यादा है, वाटर नहीं है। साउथ में जो है वो वाटर है ज़्यादा। तो कथन ए सही है, लेकिन आर गलत है। तो आपका ये हो जाएगा, कथन ए सही है किंतु आर गलत है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमने 35 क्वेश्चन, हमें पता है कि आर में जो एक प्रैक्टिस टेस्ट में होता है वो 140 क्वेश्चन होता है, तो हमने यहाँ पर 35 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं। पर अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो, तो मैं इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको करूँगी, और जितना टोटल से टेस्ट सीरीज है उन सबको भी मैं कराने की पूरी कोशिश करूँगी। तो होप सो आपने यहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को आपको मिली होंगी, और आने वाले टाइम पर और भी अच्छा आपको बेटर कंटेंट देखने को मिलेगा। तो एक बार आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जितने भी लोग हैं उनको ये सारे कंटेंट जो है, इन कंटेंट से अवेयर हो सके, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सके, अपने आप को काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।